बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दुनिया भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, हर तरह की चीज़ आज की इस ग्लोबल दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। दुनिया के किसी एक खित्ते के अंदर अगर कोई तब्दीली रूनुमा होती है या कोई तहकीक सामने आती है तो उसका इम्पैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया के किसी दूसरे खित्ते पर पड़ना शुरू हो जाता है। आज की दुनिया, इस जुड़ी हुई दुनिया के अंदर सबसे अहम चीज़ जो एक दूसरे के साथ मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है वो हैं तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जिसके ज़रिए आप दुनिया भर के ममालिक में जाके तालीम हासिल करते और अपने एक कैरियर चॉइस को सामने रखते हुए अपने मुस्तकबिल की राहों का इंतखाब करते हैं। इसमें पाकिस्तान में बेशुमार इदारे हैं जो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी अरसे से अपनी खिदमात को लेकर पाकिस्तान की आवाम के लिए बेशुमार डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं। आज इस सिलसिले में हम पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज़ी तालीम के एक बुनियादी और अहम इंस्टीट्यूशन के साथ ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो नाम है ब्रिटिश काउंसिल का। ब्रिटिश काउंसिल का पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर यहाँ पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और जो तलबा यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यानी कि पाकिस्तान के अगर निज़ाम तालीम में बेहतरीन दिमागों को या ब्रेन ड्रेन दिमागों को हम समझें तो हमें ब्रिटिश काउंसिल की नज़र से देखना होगा। ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान में क्या कर रही है, कैसे कर रहे हैं, कब से इदारा बना है और आने वाली तालीमी सरगर्मियों के ऊपर और आने वाली नस्ल के अपने करियर काउंसलिंग के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिटिश काउंसिल के इंतहाई अहम और सबसे संजीदा गुफ्तगू करने वाले बेहतरीन शख्सियत जनाब उस्मान खालिद साहब। उस्मान खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू माय शो। और आपको मिल के भी हमेशा बड़ी खुशी होती है और आपसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस एक बात से आपकी मुत्तफ़िक नहीं करूँगा, जो आपने मेरे बारे में संजीदा कहा वो लोगों को समझ में आ जाएगा कि इतना संजीदा मैं हूँ नहीं जितना संजीदा आपने मुझे बताया। नहीं, आपका मैंने देखा एक जो इंटरेक्टिव वे होता है ब्रिटिश काउंसिल के जितने भी सेशंस में वो बहुत ज़्यादा अवामी नोयत का होता है और जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उस्मान, जानना चाहूँगा कि ब्रिटिश काउंसिल कब से बना, ब्रिटिश काउंसिल के अपने मकासद क्या हैं, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान में कर क्या रहा है और कैसे कर रहा है, ज़रा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दीजिए। अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल जो है वो पाकिस्तान में 1948 से जो है यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा मकसद क्या है, तो हमारे दो मेजर मकसद हैं। एक ये कि कल्चरल इंगेजमेंट को प्रमोट किया जाए और दुनिया में, सिर्फ यूके में नहीं या सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट किया जाए। हमारा मकसद ये है कि हमारी सर्विसेज के थ्रू या हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू जो एक बच्चा है, और वो किसी भी पार्ट में दुनिया में अगर एक बच्चा है तो उसको वो स्किल्स मिलें, वो नॉलेज मिले, वो एजुकेशन मिले जो उसको अपनी ज़िंदगी में आगे सक्सीड करने में काम है। अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर काम करता है या उसके अपने इदारे हैं जिनके ज़रिए काम सर अंजाम दिया जाता है? अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल के काम के बारे में समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ब्रिटिश काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर ब्रिटिश काउंसिल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्रिटिश काउंसिल में हमारे पास दो मेजर यूनिट्स हैं। एक है हमारा एग्जामिनेशन यूनिट और एक है हमारा प्रोग्राम्स यूनिट। एग्जामिनेशन से मुराद आइल्स के एग्ज़ाम और कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम? एग्ज़ाम्स ये वो वाला यूनिट है, एग्जामिनेशन वाला, जिसको हम ज़्यादातर लोग हमारे बारे में जानते हैं। क्योंकि अगर आपने आइट्स के एग्ज़ाम का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने आइट्स का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि उन्होंने आइलेट्स का नाम सुना होगा। तो पाकिस्तान में आइट्स को आइलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइलेट्स की बात हो तो फ़ौरन ब्रिटिश काउंसिल दिमाग में आता है। अगर आप कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स की बात कर लें, आप एडेक्सल बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात कर लें जिनको हम लोग ए लेवल्स, ओ लेवल्स के नाम से जानते हैं, तो ये वो वाली साइड है ब्रिटिश काउंसिल की जो कि एग्जामिनेशंस के अंडर आ रही होती है। इसके अलावा एक ब्रिटिश काउंसिल का अपना भी असेसमेंट टेस्ट है जिसका नाम है एप्टिस। अच्छा, एप्टिस वो जो है वो भी ब्रिटिश काउंसिल का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इसके बरक्स दूसरी साइड पे एप्टिस में हम क्या करते हैं? एप्टिस भी जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज का जैसे आइट्स का टेस्ट है जिसमें आपकी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ये सारे स्किल्स जो है उसमें असेस होते हैं। सेम उसी तरह का जो है ये एक एप्टिस हमारा एग्जाम है, लेकिन ये मेनली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डिज़ाइंड है। तो अगर लेट से आपकी कोई कंपनी है, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और उसके लिए आप टेस्ट लेना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है एप्टिस जो है एक बहुत अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है। और अगर इसकी आप फ़ी कंपैरिजन भी करें तो एप्टिस जो है वो आइट्स के मुकाबले में काफ़ी कम रेट पे आपको मुहैया होता है। क्योंकि ये समझें कि आइट्स नॉर्मली 1 to 1 या
इंडिविजुअल बेसिस पे ऑफर हो रहा होता है, और एप्टेस जो है वो मेनली कॉर्पोरेट सेक्टर या एक बल्क ऑफर में जो अच्छा, है ये एक स्ट्रक्चर में आपने कहा कि एक है एग्जामिनेशन वाला एरिया और दूसरा आप कह रहे हैं प्रोग्रामिंग वाला। प्रोग्राम्स में कौन कौन से प्रोग्राम अच्छा, प्रोग्राम्स में जो है हमारे पास बिजनेस यूनिट्स होते हैं। तो मेन जो हमारे यूनिट है, एक है हमारा एजुकेशन, फिर हमारे पास जो है एक इंग्लिश का यूनिट है, इंग्लिश के यूनिट के बाद हमारा एक आर्ट्स का यूनिट है, और आर्ट्स के साथ जो है हमारा एक यूथ एंड सोसाइटी के नाम से एक बिजनेस यूनिट है। चीज़ें इतनी सारी हैं कि अगर मैं हर चीज़ को डिफाइन करने लगूंगा तो हमें एक सीरीज़ बनानी होंगी इन एपिसोड्स की, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में आपके दिमाग में आ सकता है स्कूल लेवल की एजुकेशन। जब स्कूल लेवल की एजुकेशन बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर के साथ काम करते हैं। तो हम दोनों सेक्टर्स में काम करते हैं। हम बहुत एक एलीट स्कूल जिसको कहते हैं उसके साथ भी काम करते हैं, एक जो बहुत ही लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है उसके साथ भी काम करते हैं। और स्कूल्स को आप क्या एग्जैक्टली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? आप उनको करिकुलम देते हैं पढ़ाने के लिए या टीचिंग फैकल्टी को आप ट्रेनिंग देते हैं? इसमें जो है एक और चीज़ समझने की बता दो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्रिटिश काउंसिल काम नहीं करता। ब्रिटिश काउंसिल मेनली काम करता है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। सॉफ्ट स्किल। अब अगर आप स्कूल्स की बात कर लें तो स्कूल्स में जो है हमारे पास कोर्सेज होते हैं टीचर्स के लिए, स्कूल लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे जो हमारे पास स्कूल लीडर्स हैं पाकिस्तान में भी, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स की बात करूं तो वो एक अपनी सर्टेन एजुकेशन कंप्लीट करके जो है वो स्कूल हेड्स या स्कूल लीडर्स बन के यहाँ पे आते हैं। लेकिन वो जो एक कंपोनेंट होता है जिसमें उनको ये सिखाया जाए कि आपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने स्कूल के, आपने स्कूल में एक ऐसा माहौल कैसे बनाना है कि लोग सब ओपन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे प्रमोट करने, ये जो सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग होती हैं ज़्यादातर यहाँ पे हमारे स्कूल्स में पाकिस्तान में, उसमें जो है हमारी तरफ से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। और ट्रेनिंग्स भी ऐसी नहीं है कि 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग दी और उसके बाद जो है वो चले गए। ट्रेनिंग के बाद ये पूरा कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। जिसमें ट्रेनिंग देते हैं, वो जाके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ब्रिटिश काउंसिल उनके साथ कनेक्टेड होता है। जब वो पूरा काम कर लेते हैं जो उनको असाइनमेंट मिलता है, उसके बाद हम उनको वापस ब्रिटिश काउंसिल बुलाते हैं, उनसे समझते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, उनको मजीद कंफर्म करते हैं, फिर सर्टिफिकेट उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देते हैं। स्कॉलरशिप भी जो है बहुत कई इकसाम की होती हैं। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ जो बचपन से अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे दिमाग में आता था कि अगर मैं एक बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहूँगा जिसके बहुत A+ और A1 ग्रेड्स रहेंगे तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप जो अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी ऑफ़र हो रही हैं जिसमें ये देखा जाता है कि आप डिज़र्व करते हैं कि नहीं। हो सकता है आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट ना हो, लेकिन आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं या जो आप स्टेटमेंट प्रोवाइड करें कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ या क्यों ये तालीम हासिल करना चाहता हूँ, अगर उसमें इतना वज़न है, आप दिखा सकते हैं कि ये इम्पैक्ट वापस, हमारा मकसद क्या है कि आप यहाँ से UK पढ़ने जाएँ, वापस अपने मुल्क में आएँ पाकिस्तान में और यहाँ पे बेहतरी करें। और ये जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ आप मिलके प्रोग्राम लीडरशिप के हवाले से या कोई भी रन करते हैं, इनके कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, पैसे देते हैं, या वो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन के लोगों को प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, इसमें भी अगर हमारे पास 2-3 मुख्तलिफ जो है तरीक़ेकार है इसको करने के। एक तो ये होता है कि नॉर्मली जब हम प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेड हमारे कोर्सेज होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे करते हैं और उसमें करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल जो है काफ़ी पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं UK की जो एजुकेशन के जिनके पास फंड्स होते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर अब ये जो हमारा करंट प्रोग्राम है, आपने ग्रेट फंडिंग का नाम सुना होगा, या FCDO की हमारे पास फंडिंग होती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ फंडिंग्स होती हैं जो एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए होती हैं। हम उन फंडिंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ पे हम फंड्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट लेवल पे जाके जो है उसको करें। ये जो प्रोग्राम आप मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ मिलकर रन कर रहे हैं, इन प्रोग्राम्स के साथ हासिल करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स एग्जैक्टली आप ले सकते हैं? एग्जैक्टली अगर आप मुझसे पूछे तो कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है जो ये कहती हो कि आप ये वाला कोर्स करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप, मगर आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंच सकता है। वही मैं इसमें इस तरह से देखें कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में कंसिडर की जा रही होती हैं। जब आप ब्रिटिश काउंसिल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज कोर्स होता है। जब आप कहते हैं कि आपने टीचर ट्रेनिंग किया है या स्कूल लीडरशिप कोर्स कंप्लीट किया है तो एक तरह से ये सर्टिफाई करता है, आपके जो CV है उस पर जो है ये क्लियरली मेंशन कर रहा होता है और उसको काफ़ी कंसिडर किया जाता है। और सिर्फ UK में नहीं, क्योंकि UK की एजुकेशन एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड रिकग्नाइज एजुकेशन है। आप UK से जो ब्रिटिश काउंसिल के कोर्सेज अगर वो कंप्लीट करते हैं, लेट से किसी और मुल्क के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं या कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको हमेशा जो है हेल्पफुल रहता है। ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम इन पाकिस्तान है, जो स्कूल्स हमारे O लेवल्स A लेवल्स करवाते हैं, ये ब्रिटिश काउंसिल का हिस्सा है या ये कोई अलग चीज़ होती है? O लेवल्स और A लेवल्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 मेजर
यहाँ पे ओ लेवल्स और ए लेवल्स ऑफर होते हैं। एक जो है, जो सब जानते हैं, वो कैम्ब्रिज का होता है, CAIE। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो कैम्ब्रिज के बिहाफ पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं पाकिस्तान में। तो अगर ये आप सिलेबस की बात की जाए या आप उसकी पेपर्स की चेकिंग की बात की जाए, तो ब्रिटिश काउंसिल उस वाले प्रोसेस का पार्ट नहीं होता। ब्रिटिश काउंसिल का काम क्या है कि कैम्ब्रिज के बिहाफ पे पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए और वो पेपर जो है वापस कैम्ब्रिज के पास चले आते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के अलावा कैम्ब्रिज पाकिस्तान में कैसे पढ़ाई जाती है, उनका तालीमी मयार क्या है, स्टूडेंट्स की या टीचर्स की कोई स्क्रूटनी का मैकेनिज़्म, इसमें ब्रिटिश काउंसिल कोई किरदार अदा नहीं। एक किरदार ये होता है कि जब कैम्ब्रिज लेट से मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो हैं वो कैम्ब्रिज में ऑफ़र हो रहे होते हैं, कैम्ब्रिज के जो सिलेबस होते हैं और उसके हिसाब से एक चीज़ जो कैम्ब्रिज में और मैट्रिक सिस्टम में अगर आपको मैं फ़र्क बताऊं, जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसमें होता है कि हमारे अगर आप करिकुलम को देखें, सिलेबस को देखें, तो आज भी मैं भी कुछ दिनों पहले एक को देख रहा था IT की बुक, तो उसमें फ्लॉपी डिस्क के बारे में जिक्र था, उन चीज़ों का जिक्र था जो शायद बच्चे देख के पहचान भी ना पाएँ, थोड़ी सी आउटडेटेड चीज़। लेकिन अगर आप कैम्ब्रिज के सिलेबस की तरफ आते हैं तो ये साथ साथ हर साल अपडेट होता है। अगर इस साल कुछ हो गया है तो अगले साल जो है वो चीज़ आपको अपडेटेड नज़र आ रही होगी सिलेबस में। दूसरी चीज़ ये है कि ये सब्जेक्ट्स को पढ़ाना कैसे, इसके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कराता है कैम्ब्रिज ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलके, और जो टीचर्स इन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं उनको सिखाते हैं कि ये नई टेक्निक्स आ रही हैं, ये नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और इसको किस तरह से और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, आइल्स सेंटर जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ हर जगह पे तकरीबन मौजूद होते हैं, ज़्यादातर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, या वो ब्रिटिश काउंसिल की डायरेक्टली जगह होती हैं जहाँ पर जाके लोग एग्ज़ाम देते हैं? फ़र्क क्या है इसमें, और ब्रिटिश काउंसिल क्या तालीमी मावनत मुहैया करता है एक बंदे को आइल्स करवाने के लिए? ब्रिटिश काउंसिल जो है, जो भी आइल्स का एग्ज़ाम ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करा रहा होगा वो ब्रिटिश काउंसिल सोली खुद कंडक्ट करा रहा होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हमारा पार्टनर होगा या कोई सेंटर होगा जो हमारे बिहाफ पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा होगा। एग्ज़ाम हम खुद ही कंडक्ट कराते हैं। हमारे पार्टनरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ होते हैं, लेकिन वो पार्ट उनका तब तक होता है जब तक किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करानी है, तो वो हमारे पार्टनर के थ्रू जाके आइल्स के एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद वाला जो प्रोसेस है जहाँ पे एग्ज़ाम एक्चुअल कंडक्ट हो रहा है, वो सारा जो प्रोसेस है वो ब्रिटिश काउंसिल खुद मैनेज कर रहा होता है। ये तो हो गया पहला पार्ट। और उसके बाद मैंने ये पूछा कि आप तालीमी तौर पे क्या मावनत मुहैया करते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट ने आइल्स की तैयारी करनी है, क्या उसको किसी एकेडमी में एडमिशन लेके तैयारी करनी चाहिए, या ब्रिटिश काउंसिल अपना कोई मटेरियल प्रोवाइड करता है? क्या ऑनलाइन इस तरह की कोई वीडियोज़ चीज़ें मौजूद है? बिल्कुल। तो इसमें जो है इसके 2-3 चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं। इसमें एक तो ये होता है कि अगर आपके इंग्लिश बेहतर है, आपको खुद अंदाज़ा होता है, अगर आप अपने आप से भी पूछें, बल्कि मैं अगर आपसे भी बोलूं कि 1 से लेकर 10 के स्केल में अपने आप को रेट करें इंग्लिश में, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा। नॉर्मली जो आपका फेयर आइडिया होता है और अगर आप आइल्स के स्कोर को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर आपकी कदरतन बेहतर इंग्लिश है तो फिर, और अब मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे नहीं बात कर रहा, अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, तो मेरा सजेशन ये है कि आपके पास बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है। britishcouncil.pk हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आइल्स का एक सेक्शन है और बहुत सारा फ्री मटेरियल, सारी इन्फॉर्मेशन के आइल्स का सेशन कितना बड़ा होता है, उसमें कितना टाइम आपको किस चीज़ के लिए मिलता है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद हैं। एक तो ये सब नोट कर लें जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि britishcouncil.pk पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरी एक आइल्स की अपनी भी वेबसाइट है IELTS.org, इस पे जो है प्रैक्टिस टेस्ट और बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये तो वो चीज़ें हैं कि जिसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी नहीं भी कराते, अभी भी कोई जाके एक्सेस करना चाहे इस वेबसाइट पे, तो उसको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक एडिशनल चीज़ है, वो ये होती है कि जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रोड टू आइल्स के नाम से हमारा एक प्रेपरेटरी पैक है। अच्छा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को मिलता है जो कि एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और वो काफ़ी जो है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो चाहिए होती है तैयारी के लिए। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे आइल्स सेंटर होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी अपनी ठीक करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। क्या ब्रिटिश काउंसिल उन टीचर्स को सर्टिफाइड करता है किसी तरीके से? कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि कौन आइल्स पढ़ा रहा है, वो ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से पहले उसको कोई सर्टिफिकेशन दी जाए कि ये इतनी अहलियत रखता है कि ये आइल्स पढ़ा सकता है? ऐसा कोई मैकेनिज़्म है? ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जहाँ पे ये कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल खुद आइल्स के कोर्सेज ऑफ़र नहीं करता। जो भी पार्टनर्स यहाँ पे जब भी कोई क्लेम करता है कि वो ब्रिटिश काउंसिल का पार्टनर है, तो वो रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट के लिए पार्टनर होता है। अच्छा।
अब अगर अहलियत चेक करनी है कि वो जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा सकता है कि नहीं, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उनसे उनका आइट्स का स्कोर पूछ लें अगर, और देख लें, उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो खुद अगर इतना कर लिया है कि पढ़ा सकते हैं तो आप तसल्ली कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू करते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है और स्टूडेंट और एक मुस्तहक स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। उस्मान, ये बताइए कि जो ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जैसे कि आइल्स है, उसके फ़ी स्ट्रक्चर जो होता है वो आमतौर पर मुस्तहक स्टूडेंट के अपने हदूद से ज़्यादा बाहर होता है। इसके ऊपर कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है कि फ़र्ज़ कीजिए कोई एक स्टूडेंट है फ्राम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड और वो ये चाहता है कि मैं थोड़े से कम पैसों के अंदर आइल्स दे सकूँ, तो कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है? ये एक ही स्टैंडर्डाइजेशन है? फ़ी स्ट्रक्चर को थोड़ा हमें समझाइए। अच्छा, पहले तो अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से फ़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती है। तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की बात करते हैं तो वो 41 से 42,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ की रेंज में ऑफ़र हो रहा है, और अगर आप पेपर बेस की बात करते हैं तो वो 45 से 46,000 की रेंज में। मगर ये जो वही BritishCouncil.pk वेबसाइट है उस पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फ़ी के हवाले से मिल सकती है। अच्छा, अब बात ये है कि ये फ़ी सुनने में बड़ा ज़्यादा ही लगती है। उसको आप समझने के लिए करना ये पड़ेगा कि बहुत सारे इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं जो पूरी दुनिया में ऑफ़र हो रहे हैं। आइल्स एक इकलौता इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितने जो बाकी कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं उनमें से कितने वाइडली एक्सेप्टेबल हैं, कितने रिलायबल हैं, तो आइल्स एक ऐसा टेस्ट है इंग्लिश का जो सिर्फ यूके के लिए नहीं, अगर आप किसी और मुल्क भी जा रहे हैं और कहीं पे आप आइल्स का टेस्ट जो है रिपोर्ट फॉर्म प्रेजेंट करते हैं तो वो वाइडली एक्सेप्टेबल होता है। फ़ी ज़्यादा होने की वजह ये भी होती है इसमें कि बहुत ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। जितनी ज़्यादा आप जब इन चीज़ों में जाते हैं उतनी ज़्यादा रिसोर्स आपको चाहिए होती है। उस वजह से जो है ये फ़ी जो है कुछ इस तरह से आती है। और दूसरा ये कि ये फ़ी जो होती है ये स्टैंडर्ड फ़ी होती है, पूरी दुनिया में सेम होती है। जब वो कन्वर्ट होकर आती है डीवैल्यूएशन की वजह से ये आपको लगता है कि ये जब कोई स्टूडेंट रीटेक देता है एग्ज़ाम में तो उसकी फ़ी तब भी इतनी होती है, या रीटेक के मामले में कम से कम कोई फ़ी स्ट्रक्चर में तब्दीली होनी चाहिए? अब हम सिर्फ आइल्स की बात कर रहे हैं। जी आइल्स, क्योंकि ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर सिर्फ आइल्स की बात की जाए तो आइल्स के रीटेक में जो है वो फ़ी कंसेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे या अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपका बहुत अच्छा बैंड आ रहा था, लेकिन आपने जब आपका रिज़ल्ट आया तो वो तो आया ही नहीं। तो फिर आपके पास ऑप्शन हम ये देते हैं कि अगर आप अपनी स्क्रूटनी कराना चाहते हैं टेस्ट की तो आप करा लें। अगर आपका जो आइल्स का बैंड है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो हम आपकी वो जो फ़ी है उसको वापस कर देंगे। एक थोड़ी सी सर्विस फ़ी होती है उसको माइनस करके बाकी आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर देते हैं। तो एक तो ये वाली चीज़ है। उसमें दूसरी अच्छी बात ये होती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका 7 बैंड आइल्स का आ गया और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा तो 8 आना चाहिए था, स्क्रूटनी कराई और आपका 6.5 हो गया, तो उस केस में आपका 7 बैंड ही कंसिडर किया जाएगा, उसको वापस 6.5 नहीं करेंगे। अच्छा। तो इस लिहाज से भी सेफ़ रहता है। तो अगर आप श्योर हैं और आप उसको रीटेक से पहले स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो वो आप करा लें, उसमें फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी अगर वो बैंड इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश के हवाले से डिफरेंट टेस्ट प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो डिफरेंट उनके नेम्स हैं, उनके साथ भी आपकी कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन होती है कि उनको कैसे मैनेज किया जाए, या पाकिस्तान में अगर उनके हवाले से लोग तरद्दुद का शिकार होते हैं तो उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग इफेक्ट के हवाले से कोई ब्रिटिश काउंसिल काम करती है? ब्रिटिश काउंसिल का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता? ब्रिटिश काउंसिल का कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तलिफ जो टेस्ट करा रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो करा रही हैं, सारे गलत नहीं हैं, उनमें से कुछ सही भी हैं कुछ गलत भी हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस यूके की यूनिवर्सिटीज़ का या इमिग्रेशन का या कनाडा का या किसी और मुल्क का ब्रिटिश काउंसिल या आइट्स के ऊपर है,
वो वाला जो अगर आप देखें क्वालिटी और वो वाला कॉन्फिडेंस, अभी जो छोटे छोटे अलग अलग मुख्तलिफ टेस्ट आ रहे हैं, वो वाला कॉन्फिडेंस वो गेन नहीं कर पा रहे। कुछ आते हैं, कुछ बैन हो जाते हैं, कुछ चल रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल का अगर आप बात करते हैं तो वो आपको या तो आइट्स हो सकता है या तो वेब टेस्ट हो सकता है। और ये जो टेस्ट है इसको चेक करवाने का क्या तरीकाकार आप लोगों के पास होता है? आप किसी को भेजते हैं जो चेक करते हैं इनको, या ये कंप्यूटर बेस ही इनकी चेकिंग होती है? अब ये डिपेंड करता है कि ये पेपर बेस एग्जाम है या कंप्यूटर बेस एग्जाम है। इनमें फ़र्क क्या होता है वैसे, पेपर बेस और कंप्यूटर बेस में क्या फ़र्क होता है? आजकल की जो जनरेशन है, मैं तो खुद को भी आज की जनरेशन कहता हूँ, हमारे हमसे पहले वाले वक्त में हम बहुत आराम से जो है लिखते थे, कागज़ पेंसिल का ज़माना था। अब जो हम लोग बड़े हो रहे हैं तो अब आ गए कंप्यूटर का ज़माना। अब अगर हमें आप पेपर बेस एग्ज़ाम में बिठा दें तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमारी राइटिंग स्पीड इतनी स्लो हो चुकी है कि हम वो पेपर करते करते ही 2 घंटे में थक जाते हैं। उसका लिए जो है अब आपके पास कंप्यूटर बेस का ऑप्शन है। कंप्यूटर बेस में क्या है, वही वेन्यू होगा, कंप्यूटर ब्रिटिश काउंसिल प्रोवाइड करेगा। आप कंप्यूटर पे जो है अपना जो भी आंसर्स होंगे आप कंप्यूटर पे अपने लिखेंगे, आपको पेपर पेंसिल से वहाँ पे राइटिंग में नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर उसका पेपर बेस का रिज़ल्ट 13 दिन में आ रहा है तो ये आपको 3 दिन में मिल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड होता है, ज़्यादा जल्दी चेकिंग हो जाती है। इसकी स्पीकिंग मॉड्यूल वगैरह जो है उसका वैसे ही होता है जैसे कि आपका पेपर बेस का होता है, लेकिन रीडिंग लिसनिंग राइटिंग जो है वो कंप्यूटर बेस का। अच्छा, ओ लेवल्स ए लेवल्स की फ़ी स्ट्रक्चर में कुछ बेहतरी आती है? अगर बंदा कोई रीटेक दे तो वो कम पैसे दे सकता है, या वो भी बिल्कुल सिमिलर चीज़ ही है? ओ लेवल्स और ए लेवल्स में रीटेक को भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा। रीटेक का मतलब क्या होता है कि आपने मई जून में फ़र्ज़ करें कि आपने ए लेवल्स का एक पेपर दिया और अब आप जो है अक्टूबर नवंबर में या तो उसको दोबारा वही जो सिलेबस कोड होता है उसी सिलेबस को आप दोबारा करना चाहते हैं तो वो रीटेक कहलाता है। रीटेक बस वो एक ही दफ़ा रीटेक कहलाता है। अगर आप उसके बाद हर साल आप बार बार भी देना चाहें तो उसको रीटेक नहीं कहेंगे, वो एग्जाम ही होगा। रीटेक तभी कहलाएगा जब मई जून में आपने किया और आप अक्टूबर नवंबर में कर रहे हैं। अब रीटेक को समझाता हूँ। जब आप अक्टूबर नवंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं अक्टूबर नवंबर सेशन की, तो उसकी जो रेगुलर डेडलाइन होती है, नॉर्मली वो डेडलाइन वो होती है जब तक मई जून एग्जामिनेशन सेशन का रिज़ल्ट नहीं आया होता। तो जब किसी का मई जून एग्जामिनेशन सेशन का रिज़ल्ट आता है और उसको पता लगता है कि मुझे ये रीटेक करने की ज़रूरत है, तो तब तक रेगुलर डेडलाइन गुजर चुकी होती है और फर्स्ट लेवल पेनल्टी फ़ी के साथ उसको अप्लाई करना पड़ता है। रीटेक कैंडिडेट्स को क्या फ़ायदा देते हैं कि रीटेक कैंडिडेट्स की डेडलाइन जो होती है वो एक अलग ही कर देते हैं, ताकि उनका रिज़ल्ट आए, उनके पास एम्पल टाइम हो कि वो डिसाइड कर लें कि क्या वो रीटेक में बैठना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो रीटेक वाला ऑप्शन तब सिलेक्ट करेंगे तो उनको जो है वो एक्स्ट्रा जो फ़ी है वो नहीं देनी पड़ेगी, लेट फ़ी। उनकी डेडलाइन जो है वो रेगुलर फ़ी में ही कवर हो जाएगी। उस्मान, पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश काउंसिल का एक और बड़ा इफेक्ट जो मैंने समझा वो ये भी है कि आप पाकिस्तान में कंसल्टेंसी को भी मैनेज करते हैं, यानी कि आप उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं और सर्टिफिकेशन भी देते हैं। ये जो इंटरनेशनल एडमिशन प्रोग्राम होते हैं पाकिस्तान से कंसल्टेंट, इसमें ब्रिटिश काउंसिल क्या क्या काम एग्जैक्टली इस वक्त कर रहा है? अगर आप ब्रिटिश काउंसिल की बात करें तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी है, मतलब कि पाकिस्तान से जो बच्चे यूके पढ़ने जाना चाह रहे हैं, उसमें जो है ब्रिटिश काउंसिल का एक किरदार ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट काउंसलर हो, एजेंट हो, कोई भी ऐसा जो इस तरह के कामों में हमारी मदद कर रहा है कि मतलब यूके की एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, बच्चों को यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से यूके लेके जाना है, तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम उनको हर वक्त जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ जो भी वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रही हैं, जो भी एडमिशन प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी नई यूनिवर्सिटीज़ हो रही हैं, कौन से प्रोग्राम्स अच्छे चल रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं, इन सब के ऊपर हम रेगुलर जो है उनको ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये रिफ्रेशर सेशंस होते हैं। कोविड आया, कोविड के बाद यूनिवर्सिटीज़ में क्या चेंजेस आए, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क आया, इन चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ हम सेशंस करते रहते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो भी स्टूडेंट काउंसलर्स, स्टूडेंट्स और एजेंट्स हैं, उनको हमारी तरफ से जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जाती रहे। और ये वाली जो सर्विसेज हैं ये ब्रिटिश काउंसिल फ्री ऑफ चार्ज जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट जो अंग्रेज़ी मीडियम के हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स के हैं, या पाकिस्तान के अंदर जितने लोग आइल्स करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू गो अब्रॉड, या यूके जाएंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि ब्रिटिश काउंसिल के पास एक बहुत बड़ा डेटा होता है उन स्टूडेंट्स का जो इंटरनेशनल जाते हैं। क्या वो आपके ज़रिए अप्लाई करते हैं या वो एक कंसल्टेंट के ज़रिए अप्लाई करते हैं जो आपके ज़रिए होता है? ब्रिटिश काउंसिल का कोई अपना कंसल्टेंट नहीं है। ब्रिटिश काउंसिल कंसल्टेंसी सर्विसेज खुद प्रोवाइड नहीं करता। हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं जो मार्केट में हैं,
हम उनको सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं कि हम ये मेक श्योर करते हैं कि उनकी तरफ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को ना जा रही हो, जिसकी वजह से स्टूडेंट का नुकसान हो जाए, उनका साथ ज़ाया हो सकता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो हम UKVI के साथ मिलके और FCDO में पाकिस्तान के साथ मिलके अक्सर जो है मैसेजिंग फेस टू फेस सेशंस के ज़रिए, वर्चुअल सेशंस के ज़रिए और हमारी मार्केटिंग कैंपेन्स भी चल रही होती हैं, जिसमें जो हम की मैसेजेस जो होते हैं, जो भी कि जैसे कि अगर आजकल वीज़ा के लिए अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये हम मैसेजेस जो है सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू ये निकालते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं कि भाई आप इतने टाइम पहले से अप्लाई कर लें, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। अगर अब ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ शेयर करता हूँ कि 242% इंक्रीज़ आया है पाकिस्तान में UK स्टूडेंट वीज़ा की इशुएंस रेट में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जून 2021 से जून 2022 के बीच के डेटा की बात करूं तो 242% उससे पिछले साल से ज़्यादा लोगों ने इस बार वीज़ा लिया है। दूसरी बात यह है कि अगर इसको आप नंबर्स में देखें तो 23,500 लोगों को, तकरीबन 23,500 लोगों को UK स्टूडेंट वीज़ा मिला है लास्ट ईयर में। अच्छा, एक और चीज़ जो इसी बात में ऐड करते हुए बताता हूँ, अक्सर लोगों को मैंने सुना है, सोशल मीडिया पे देखा है, बोलते हैं कि UK का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल है या रिजेक्शन रेट बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, ये कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि UK का जो रिजेक्शन रेट है वो सिर्फ जो है वो 3% है। मतलब ये कि अगर 100 लोग UK वीज़ा, ये लास्ट ईयर के फिगर्स पे बता रहा हूँ आपको, अगर 100 लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उनमें से 97 को मिल गया। अच्छा, तो 97% जो है उसका एक्सेप्टेंस वेरी गुड इम्पैक्ट एक्चुअली। मगर एक बात मुझे बताइए कि ये जो UKVI जैसे आपने जिक्र किया, इनके काम करने का क्या तरीका है? क्या एक स्टूडेंट ऑनलाइन जाके खुद अप्लाई करे, ये ज़्यादा बेहतर रिकमेंडेशन है, या वो किसी बेहतर कंसल्टेंसी फर्म को का ताक़ुब करे और उनके ज़रिए अप्लाई करे? एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अप्रोच किया उसके लिए? स्टूडेंट को अगर UK पढ़ने जाना है तो उसको सबसे पहले काम करना चाहिए कि एक वेबसाइट हमने बनाई है, study-uk.britishcouncil.org। अच्छा, जो कंसल्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन बता सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी के रैंकिंग क्या है, वो यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, क्या वो यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन वीज़ा से रिलेटेड हो या UK एजुकेशन से रिलेटेड। और वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल भी मौजूद होगा जहाँ से वो अप्लाई वहाँ पे लिंक्स भी मौजूद हैं। आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, मैं इस रेंज की फ़ी पे कर सकता हूँ, मैं इस सिटी में करना चाहता हूँ। सारी लिस्ट आ जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसमें जाके डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और उनका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट को दोबारा से बताइएगा, क्या है? study-uk.britishcouncil.org। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जब इंटरनेशनल स्टडी के लिए यहाँ पाकिस्तान से स्टूडेंट जाते हैं ब्रिटिश में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वहाँ जाके उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या ब्रिटिश काउंसिल की वहाँ पर कोई ऐसी सर्विसेज हैं कि यहाँ से, चूँकि ब्रिटिश काउंसिल ब्रिटिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, तो वहाँ उन स्टूडेंट्स की फ़लाह व बहबूद या उनकी नौकरी की तलाश के लिए, या वहाँ उसके बाद उन्होंने अगर किसी सिटीज़नशिप के अंदर मूव करना है तो उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ या कोई मुख्तलिफ तरह की रिकमेंडेशन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे? ब्रिटिश काउंसिल जो है उनके UK जाने तो बहुत दूर की बात है, उनके UK जाने से पहले से ही ये फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करने लगता है। क्योंकि जैसे अब हमें पता है कि सितंबर इनटेक में स्टूडेंट जा रहे हैं, तो हम उससे कुछ अर्सा पहले, जब हमें पता होगा कि अब ये वो टाइम आ गया कि जब बच्चों ने ट्रैवल करके UK जाना है, हम प्री डिपार्चर ब्रीफिंग सेशन शुरू करा देते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी बाहर ट्रैवल नहीं किया या पहली बार UK जा रहे होते हैं। तो यहाँ तक कि क्या कपड़े लेके जाने चाहिए, करेंसी कैसे लेके जानी चाहिए, वेदर ठंडा होगा, हलाल खाना कहाँ मिल सकता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट हैं, हर चीज़ के ऊपर बिल्कुल बेसिक लेवल से वहीं से जो है शुरू कर देते हैं। फिर हर जो यूनिवर्सिटी होती है, हर यूनिवर्सिटी, एक तो हमारा उन UK में UK HEIs जो हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनके साथ हमारा कनेक्शन होता है। तो जब भी हर यूनिवर्सिटी में जो है पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन होता है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो उनको ब्रीफिंग दी जाती है, उनके लिए डेज़ वहाँ पे अरेंज किए जाते हैं जहाँ पे उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको विजिट्स कराते हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको शॉप्स पे भी लेके जाते हैं, आपको एयरपोर्ट पे पिक करने भी आ जाते हैं। अच्छा, पिक करने की यहाँ तक भी होता है। और एकोमोडेशन के हवाले से अकोमोडेशन के हवाले से भी यहाँ पे होता है। और study-uk जो मैंने आपको अभी वेबसाइट बताई है, उस पर जो है आपको अकोमोडेशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा अब आपने बात की वर्क परमिट की या फिर इस तरह की चीज़ों की, तो उसमें इमिग्रेशन आफ्टर दैट, तो उसमें एक चीज़ जो अब पहले पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहलाती थी,
वो वापस से जो है इंट्रोड्यूस हो गई है और उसका नाम है ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट। इसमें क्या होता है कि अगर आपने लेट से 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम किया यूके में, 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम करने के बाद आपको 2 साल के लिए ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट मतलब वर्क परमिट मिल जाएगा, जो 2 साल में आपकी मर्ज़ी है कि आप वहाँ पे कितने पैसे कमाएं, क्या काम करें। मतलब इससे मेरी मुराद ये कि ऐसा भी नहीं है क्योंकि मिनिमम आपकी अमाउंट हो कि आपको कम से कम इतने के पैसे बनाने हैं या इतनी जॉब करनी है। कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, आप पाकिस्तान से फिर यूके जा सकते हैं। तो 2 साल आपके पास होंगे और ये वो 2 साल होंगे जिसमें आपने एक्सपीरियंस भी गेन करना है और आपने कोई ऐसी जॉब देखनी है जिसको आप बाद में अपने वर्क परमिट में चेंज करा लें। ख़वातीन हज़रात, यहाँ हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आके उस्मान से बात करेंगे जो ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान के अंदर स्कॉलरशिप्स देता है और स्कॉलरशिप्स के अंदर मावनत मुहैया कर सकता है, वो क्या क्या हैं। तो यहाँ ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। उस्मान, पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो कि ब्रिलियंट माइंड होते हैं पाकिस्तान से, जिनके हवाले से हम ये कहते हैं कि उनका ब्रेन ड्रेन हमारा हो जाता है, वो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं और आप ज़ाहिर है ब्रिटिश कौंसिल के ज़रिए उनकी मदद भी मुहैया करते हैं। ब्रिटिश कौंसिल एग्जैक्टली उन बेहतरीन दिमागों के लिए क्या स्कॉलरशिप्स पैकेज रखता है, स्कॉलरशिप्स देता है या उनमें मावनत मुहैया करता है, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान में अवेलेबल है थ्रू ब्रिटिश कौंसिल? अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से जो है मुख्तलिफ स्कॉलरशिप पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर अभी जिस स्कॉलरशिप की बात करूँ जो कि रिसेंटली अभी अनाउंस हुई भी है, जिसका नाम है ग्रेट स्कॉलरशिप। तो ग्रेट स्कॉलरशिप में क्या है कि आप अगर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं यूके, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप जो यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ग्रेट स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। अगर आप उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं जो कि उनके एडमिशन क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप तकरीबन 10,000 पाउंड तक की जो है ट्यूशन फ़ी में आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो लेट से अगर आपकी 14,000 पाउंड फ़ी है तो उसमें से 10,000 जो है वो स्कॉलरशिप से कवर हो जाएगी और 4,000 पाउंड आपने खुद देनी होगी। ये एक मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फ़ी होती है, लेकिन कम से कम 10,000 पाउंड जो है वो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको जो है वो कवर हो जाएंगे स्कॉलरशिप से। ये वो स्कॉलरशिप है जो ब्रिटिश काउंसिल खुद मैनेज कर रहा है। इसके अलावा जो है कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो ब्रिटिश काउंसिल उनको सपोर्ट करता है इसको मैनेज करने में। तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है वो भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हैं, PhD प्रोग्राम्स के लिए भी हैं। ये जो मैं सारी स्कॉलरशिप का भी नाम ले रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो मैंने पहले आपको वेबसाइट बताई थी study-uk.britishcouncil.org, उस पर एक टैब बना हुआ है स्कॉलरशिप का, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक वुमेन इन स्टेम के नाम से स्कॉलरशिप होती है। बीच में आप पूछ रहे थे कि आइट्स के लिए कोई ऐसी स्कॉलरशिप हो या फ़ी कंसेशन हो, तो वुमेन इन स्टेम क्या है कि जो ख़वातीन स्टेम रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, तो वो अगर मास्टर्स करने अपना यूके जाना चाहती हैं तो ये वुमेन इन स्टेम स्कॉलरशिप का उनके पास ऑप्शन है। वुमेन इन स्टेम स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि फुली कवर्ड स्कॉलरशिप है। मतलब आप अगर वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी ट्यूशन फ़ी कवर्ड है, आपका एयर टिकट कवर्ड है, अगर आपको उसके लिए आइट्स देना है आइट्स की फ़ी कवर्ड है, आपकी वीज़ा फ़ी कवर्ड है, इनफैक्ट आपको वहाँ रहने के लिए अलाउंस भी मिलेगा। और अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, कोई तो हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए स्टेम से मुराद है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बिल्कुल है, यही। अच्छा, तो इन सब्जेक्ट एरियाज़ में प्रमोट करने के लिए स्टेम एजुकेशन को ये वाली स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो कि फुली कवर्ड स्कॉलरशिप है। अच्छा, इसके लिए आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं कि यानी कि स्टूडेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, तो वो ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, ये सारी चीज़ें देखें और उसमें कोई वीडियोस होंगी जिनसे वो उस स्कॉलरशिप को अप्रोच कर सकते हैं बेहतर तरीके से? ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि बता रही हैं कि स्कॉलरशिप क्या है, और जो लोग स्कॉलरशिप ले चुके हैं उनके अपने इंटरव्यूज़ वहाँ पे मौजूद हैं जो बता रहे हैं उन्होंने किस तरह ढूंढी, क्या फ़ायदा हुआ उनको, और वो क्या कहते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पूरी जो भी स्कॉलरशिप्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन
उनके टेस्टिमोनियल के साथ जो है वो हमारी ब्रिटिश काउंसिल की अच्छा साइट पे उस्मान, मौजूद है। एक ज़रा लिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग थिंग्स व्हाट यू बिलीव वुड बी गुड इफ़ समवन इज़ अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप, कि ये 5-6 दर्ज झेल चीज़ें होनी चाहिए किसी भी स्कॉलरशिप को अप्रोच करने के लिए। देखिए, किसी भी स्कॉलरशिप को अप्रोच करने के लिए आप पहले समझ लें कि किसी एक चीज़ की बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर आप यूके एजुकेशन की बात करते हैं, हमने जो बचपन से देखा है, आपका 100 नंबर आएगा मैट्रिक में, 100% आएगा तो ये वो बंदा होगा जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन उसका क्या है कि जिसके 90 आ रहे हैं या उसके 85 आ रहे हैं, वो बहुत डिज़र्विंग भी है, वो उसको भी स्कॉलरशिप चाहिए, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। तो इसमें जब आप यूके में स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो जो आपकी CGPA होती है नॉर्मली, जो आपका स्कोर होता है, सिर्फ एकेडमिक स्कोर, सिर्फ वो इकलौती चीज़ नहीं होती जो देखी जाती है। आपके इंग्लिश के स्किल्स देखे जाते हैं, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं जहाँ पे आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश होगी। हो सकता है आप यहाँ पे बहुत अच्छे तालिब इल्म रहे हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर उर्दू में पढ़ाया जा रहा था और आप यूके जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको इंग्लिश में मसला हो सकता है। तो वो भी समझने में, तो इसलिए वो भी एक पार्ट होता है कि आपका इंग्लिश का स्कोर अच्छा हो। तो जो लोग अभी फ़र्ज़ करें 6 सेमेस्टर में हैं, अंडर ग्रेड के 7th में हैं, उनको पता है कि उनको 4-6 महीने बाद इस प्रोसेस में आना है और वो चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, तो मेरा तो ये सजेशन होगा कि सबसे पहले जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सबकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के थ्रू जाएँ। तो पढ़ाई करें अच्छी, अच्छा स्कोर लाएं, क्योंकि स्कॉलरशिप कम है, जाने वाले बहुत लोग हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आपका जो स्कोर होता है उसको भी कंसिडर किया जाता है कि आपका स्कोर ज़्यादा है और दूसरे का कम है, बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही अरे हैं। जो पाकिस्तान में एक आम एक रिवाज है और बात चलती भी है कि स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और आपके स्पोर्ट्स का भी कोई किरदार होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, इसमें एक वेटेज उन्होंने बना दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पढ़ाई देखी जाएगी। तो कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि हम 80% तो चले पढ़ाई देखेंगे, 20% जो है आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या की। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ क्या है पढ़ाई का तरीक़ेकार, कि आप दिन रात पढ़ना है आपने आपने अब मैं अपने एक्सपीरियंस अगेन बता रहा हूँ, रट्टे लगाने। हमें ये नहीं पता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमने समझ के पढ़ना है। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं समझ के पढ़ूंगा और अगर मैं पाकिस्तानी सिस्टम में एग्ज़ाम दूंगा, तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरे 100 नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं वो लिख रहा हूँगा जो कि मैं समझ के समझा रहा हूँ। मुझे वो लिखना है जो कि मेरे जो गाइड्स मौजूद हैं और मेरा जवाब एग्जैक्टली वो होगा, तो मुझे 100 नंबर मिलेंगे। तो मैं जो है पढ़ाई किस लिए कर रहा हूँ कि मेरे नंबर्स अच्छे आ जाएँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं समझ के पढूं। तो ये समझ के पढ़ने वाला जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा उस्मान, ब्रिटिश काउंसिल के एक नुमाइंदा होने के साथ साथ आप एक पाकिस्तानी भी हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को ओ लेवल्स के साथ अगर मुवाजना करवाया जाए, तो इस कंपैरिजन में आपका क्या ख्याल है, राय ज़ाती तौर पे? मेरी राय ज़ाती तौर पे ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बुरा है। मुझे ज़रूर पाकिस्तान के असेसमेंट सिस्टम से इख्तिलाफ़ है, लेकिन अगर आप हमारा सिलेबस देखें, अगर भले कि वो कुछ चीज़ों में आउटडेटेड है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बेस्ट मुल्कों की जो सारी सिलेबस में चीज़ें होनी चाहिए, वो सब लेके मिला के जो है एक बड़ा ज़बरदस्त सा आपका सारा करिकुलम और सिलेबस बना दिया गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ वही अगेन पॉइंट जो मैं पहले कह रहा था कि अगर हमारे यहाँ भी फोकस इस पर किया जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ के पढ़ें, आप रट्टा ना लगाएं। सारा मसला जो है, जो रट्टा का एक लफ्ज़ है, मुझे नहीं पता कि रट्टा का लफ्ज़ कितना कॉमन है, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है। लेकिन रट्टा जो है अगर आप ना लगाएं और समझ के पढ़ने लगे, तो हमारा सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जब आप ओ लेवल्स और ए लेवल्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में तो आपको रट्टा लगाना पड़ता है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर, लेकिन ओवरऑल जो है आपका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप चीज़ें समझ के जो है उसमें लिखें और पढ़ें, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप रियल लाइफ के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है ओ लेवल्स और ए लेवल्स ज़्यादा बेहतर चॉइस रहती है पाकिस्तानी सिस्टम के हवाले से, क्योंकि आप चीज़ें समझते हैं। ब्रिटिश काउंसिल कोई मावनत इस तरह की मुहैया करता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई सेमिनार्स करे, या इनके साथ मिलकर कोई प्रोग्राम कभी आपने रन किया हमारे बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ, जिनसे उनको ये वाली बात बताई जा सके कि रट्टा सिस्टम को थोड़ा तब्दील किया जाए? कोई इस तरह की काविश हुई है आज तक? पिछले कई सालों से जो है ब्रिटिश काउंसिल, जो मैं आपको पहले बताता था प्रोग्राम साइड में, जहाँ पे मैं कह रहा था हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं,
टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग करते हैं। तो बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में कैसे आएँ। मतलब हम इस चीज़ों पे करते हैं क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन क्या चीज़ है, और मुख्तलिफ जो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि आप समझो, और ये भी टीचर्स को भी सिखाते हैं कि आप ये समझाएं कैसे बच्चों को, पढ़ाएं कैसे, पढ़ाना कैसे, नई टेक्निक्स क्या हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कि चलिए इस पे भी आपको एक मिसाल देता हूँ कि आज से 30 साल पहले चले जाएं, तो जब मैं सुबह उठता था तो एक 5 मिनट का प्रोग्राम आता था सुबह में, और उसमें कार्टून दिखाया जाता था जो मैं अपने स्कूल जाने से पहले देखता था। मेरे पास इतनी कम उस वक्त कार्टून चैनल थे, STN होता था या PTV होता था, बल्कि आपको वो भी याद होगा 7 बजे के बाद एक अजीब सी जो है आवाज़ आती थी, एक कलरफुल सी तस्वीर होती थी और टी करके, वो उस वाले वक्त की बात कर रहा हूँ। मतलब अंदाज़ा दे दूँ कि मैं भी इतना ही पुराना हूँ। लेकिन उस वक्त में भी जो है हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होती थी। कार्टून देखना है तो सुबह देखना है, तो 5 बजे देखना है। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करके 30 साल बाद आ जाएं। अच्छा, उस वक्त भी जो पढ़ाई हो रही थी स्कूल में मेरे वही एक ब्लैक बोर्ड होता था, सामने बच्चे बैठे होते थे, टेक्स्ट बुक होती थी, टीचर पढ़ा रहा होता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रही होती थी। आज 30 साल बाद आ जाएं, बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन भी है, गूगल भी है, टीवी पे चैनल 150 हैं, कार्टून में मेरे पास 50 ऑप्शन होते हैं कि अगर मैं कार्टून चेंज करके देखना चाहूँ। हर जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है। स्कूल में आज भी वही ब्लैक बोर्ड है, वही टीचर है, वही टेक्स्ट है और वन वे कम्युनिकेशन चल रही है। उस्मान, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के एजुकेशन सिस्टम हैं, जैसे कि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम भी पाकिस्तान में है, कनेडियन भी है, टर्किश भी है, जैपनीज़ भी है, तरह तरह के करिकुलम पढ़ाए जाते हैं। मगर ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश काउंसिल है उसने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है, या और जितने भी सिस्टम आए हैं वो आज तक पनप नहीं सके, मगर ब्रिटिश काउंसिल की पंजे सही करके गाड़े हुए हैं। क्या इसमें आप ये समझते हैं कि क्वालिटेटिवली ये बेहतर है या वाकई को मोनोपोली? देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर अच्छी होती हैं, अगेन हर किसी के पास अपनी चॉइस है। ब्रिटिश काउंसिल ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो उसके पास बाकी ख़त्म हो गया। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है, आगा खान एजुकेशन बोर्ड है, मुख्तलिफ और बोर्ड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश काउंसिल कोई ज़बरदस्ती ये वाली चीज़ कर रहा है। मतलब ये सबके पास चॉइस है। लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी होती है, जब लोगों को फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, जब देखते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेबल है, तो लोग खुद उसको जो है चूज़ करते हैं। अगर आप पैसों में भी कंपैरिजन करें तो नो डाउट ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है अगर आप इसको पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें। लेकिन अगेन लोग बाय चॉइस इसको ऑप्ट करते हैं और फ़ायदा लेते हैं। और अगर आप वैसे भी देखना चाहें, जो लोग यूके एजुकेशन सिस्टम को बड़ी फॉलो करते तादाद हैं, में जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस वक्त सिस्टम को फ्लडेड किया हुआ है। जैसे कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके MOUs हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कुछ बैठी हुई हैं खुद आके, और बहुत सारे डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम पाकिस्तान में रन हो रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल इन तमाम चीज़ों को कैसे देखता है कि ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, या ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम कहीं ब्रिटिश काउंसिल और ये यूनिवर्सिटी रिप्लेस तो नहीं कर रही? वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर चीज़ कोई बेहतर हो तो पुरानी चीज़ को अगर रिप्लेस भी कर दिया जाए तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुराई है, अगर कोई अच्छी चीज़ से आप रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरी बात आ जाते हैं आपके डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम की जो आपने बात की। लेकिन ये कितनी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में ही रहते हुए आपको यूके की लेवल की एजुकेशन मिल रही है। वो फ़ी पे आपने नहीं करनी, वो लिविंग कॉस्ट आपने वहाँ पे नहीं करनी, वो खर्चे आपने यूके जाके उठाने के नहीं करने। आप पाकिस्तान में रहते हुए ही यूके लेवल की एजुकेशन और डिग्री यहाँ पे हासिल कर लेते हैं। तो ब्रिटिश काउंसिल जो है ट्रांसनेशनल एजुकेशन को जो है पाकिस्तान में ख़ुद बहुत प्रमोट करता है। तो ट्रांसनेशनल एजुकेशन जो है, ट्रांसनेशनल एजुकेशन का मतलब ये है कि जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगर पाकिस्तान में अपने कोर्सेज ऑफ़र करना चाह रही है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको ब्रिटिश काउंसिल खुद प्रमोट भी करता है। बाकी यूके HEIS को एक चीज़ जो उस्मान जिसके ऊपर ज़्यादातर नाकदीन कहते हैं कि पाकिस्तान का अपना एक इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी कमर टूट गई है। इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान में आके बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है कि बेहतरीन तालीम मुहैया कर ली, मगर पाकिस्तान की अपना एजुकेशन सिस्टम इनके साथ डेवलप नहीं हो पाया। जैसे कि हमने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की और एक रट्टा सिस्टम की बात की, और दूसरी तरफ हमने कैम्ब्रिज रखा। आपकी पूरी गुफ्तगू से और हमारी बातों से ये प्रूव हो रहा है कि वो एक ऊपर है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्या इम्प्रूव हो रहा है इन तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ के आने से या दूसरे नई चीज़ों के मुतारफ़ होने से, या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लडेड होने के बाद ख़त्म हो गया? मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है और उसमें भी ब्रिटिश काउंसिल और यूके एजुकेशन का बहुत हाथ है। क्योंकि जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, अगर आप हमारे यूके अलमनाई की बात करें तो आपके ज़्यादातर जो VCs हैं
या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग खुद यूके अलमनाई हैं। तो किसी न किसी स्टेज पे किसी स्कॉलरशिप के ऊपर, शिवनिंग स्कॉलरशिप के ऊपर वो गए हैं, वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की है, एक्सपीरियंस गेन किया है, और बहुत सारे लोग वापस पाकिस्तान आके सर्व कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है, जो चीज़ें वो वहाँ से बेहतर सीख के आ रहे हैं, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के निज़ाम को भी जो है वो बेहतर बनाया जाए, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आप चीज़ें देख रहे होते हैं तो इससे एक पॉजिटिव कंपटीशन आता है। जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ भी पढ़ाई मुहैया कर रही हैं और वो देख रही हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी आके कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसको मैच करने के लिए, अगर वो अभी यहाँ है और पाकिस्तानी यहाँ है, तो वो कोशिश करके उनको मैच करने में इनमें एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड्स भी जो है रेज़ हो रहे हैं। और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की भी अगर बात की जाए रैंकिंग के हवाले से, तो वो भी, उसमें भी काफ़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी उसमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये जो ब्रेन ड्रेन के हवाले से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के ज़रखेज़ हैं, लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आते। आपने कुछ एलुमनाई का जिक्र किया जो कि पाकिस्तान में आके एजुकेशन सेक्टर के साथ रिलेटेड और काम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग जाते हैं वापस भी आ जाते हैं। कोई अदादो शुमार ब्रिटिश काउंसिल के पास है कि इतने लोग पाकिस्तान से गए हैं एजुकेशन के लिए और दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ पीपल हु केम बैक? कुछ इस तरह के अदादो शुमार हैं हमारे? एग्जैक्टली अगर नंबर्स का बोल लें तो मैं शायद ना बता पाऊँ आपको भी, मतलब अगर मुझे पता होता कि सवाल है तो मैं उसकी भी तैयारी के साथ आता। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो मैं आपको इसके ऊपर नंबर्स दूंगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है कि ब्रिटिश काउंसिल जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है ना, जैसे अगर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की बात की, तो हम कहते हैं कि आपने वहाँ पे डिग्री कंप्लीट की, आपने वापस आना ही है पाकिस्तान। हम उनके साथ एग्रीमेंट करके उनको भेजते हैं कि आप पढ़ने जा रहे हैं, हम आपको इस पर स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन आपने वापस आके पाकिस्तान में सर्व करना है। अच्छा, तो इस तरह के भी हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है, बहुत एक अच्छा नंबर जो है, मैं परसेंटेज में भी अगर बोलूँ तो मेरे ख्याल से तकरीबन 60% से 70% लोग ऐसे हैं जो यूके से एजुकेशन हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। बिल्कुल वो काम करते हैं, जब उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट मिलता है, वहाँ पे तालीम हासिल करके, वर्क एक्सपीरियंस गेन करके वो पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि यूके की एजुकेशन और यूके का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको पाकिस्तान में बहुत वैल्यू किया जाता है। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं सीनियर पोजीशन जॉब्स और मुख्तलिफ करियर की बात करते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जो है उनको फ़ायदा होता है, और बहुत अच्छी पोजीशंस पे जो है यूके अलमनाई यहाँ पे काम कर रहा है पाकिस्तान में। एक आपको पता है कि पॉपुलेशन की एक बड़ी तादाद ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ख़वातीन के हवाले से क्या फ़ॉरेन एजुकेशन या यूके जाना, पढ़ना, या किसी भी दुनिया के मुल्क में जाकर पढ़ना, उसके हवाले से क्या जो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी के ख़दशात हैं, क्या ये फ़ॉरेन एजुकेशन या ब्रिटिश काउंसिल उसको दूर करने के लिए भी कुछ काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहे हैं। उसमें करते क्या है कि जो हमारी यूके अलमनाई होती है, हम उनके साथ अक्सर जो है इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। मतलब अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और यूके जा रहे हैं, तो उसमें क्या चैलेंजेस फेस होते होंगे ख़वातीन को ख़ास तौर पे। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जिस लेवल का इस्लाम और सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमारी ख़वातीन या वहाँ की मुसलमान ख़वातीन यूके में फ़ॉलो कर रही हैं सारी चीज़ें, आप ना पर्दा भी वहाँ पे आपको बिल्कुल नज़र आएगा। बहुत ही एक डाइवर्स कल्चर है वहाँ पे, और वेलकम करते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पे फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे रिलीजन में ये है कि आपने कवर्ड जाना है तो वहाँ पे इसको बुरा समझा जाएगा या कोई रेसिज्म फील करना पड़ेगा। बहुत ही इसको एक्सेप्ट करा जा रहा है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है हम कोशिश यही करते हैं कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके इंटरव्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सब तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ कि उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। पाकिस्तान के अंदर उस्मान एक बड़ी तादाद में जो तलबा हैं, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ मदरसा कल्चर में भी पढ़ते हैं। 7 लाख लोग हैं तकरीबन पाकिस्तान में जो हर साल मदरसे से फ़ारिग तहसील होकर निकलते हैं। उनके क्रेडेंशियल्स और डिग्री की बुनियाद के ऊपर अगर वो बैनुल अक़वामी सतह पे कोई तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ब्रिटिश काउंसिल इसमें क्या किरदार अदा करता है, या उस सिस्टम से अभी तक आप मुकम्मल डिटैच्ड हैं? अगर आप, जो मैं पहले बात कर रहा था स्कूल्स प्रोग्राम की, तो उसमें मैंने आपको बताया था हम लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, हम मदरसे में भी कर रहे हैं। क्योंकि मदरसों में भी ना 2 किस्म के हैं मदरसे, एक यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ कुरानिक एजुकेशन दी जा रही है, और एक वो जहाँ पे कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ जो है वो दी जा रही। तो उधर भी हम अपनी बड़ी वेलकम करते हैं वैसे इस बात को, कि क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल और यूके के साथ एक हमारी हिस्ट्री रही है। कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं हमें, लेकिन काफ़ी मदरसों में वेलकम किया जाता है ब्रिटिश काउंसिल में, और अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि जब हम उनके टीचर्स को जाके जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से बेहतर पढ़ाई जा सकती हैं, उनको मटीरियल प्रोवाइड करते हैं
कि ये लेटेस्ट ट्रेंड हैं, आप इसके ऊपर भी बात करें। तो ब्रिटिश काउंसिल जो है उसमें साथ साथ काम कर रहा है। और दूसरा, इस्लामिक एजुकेशन की अगर बात की जाए तो यूके में भी इसके ऊपर जो है बहुत काम हो रहा है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जाके जो है वहाँ पे अपनी रिसर्चेस कर रहे हैं, अपनी डॉक्टरेट कर रहे हैं। उस्मान, आखिर में हमें एक ब्रिटिश काउंसिल का विजन लेकर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो अभी हमें यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि बहुत सारे लोग यूके पढ़ने जाना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारी इतनी इस्तात नहीं है या हम फाइनेंशियली इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारी स्कॉलरशिप ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि सिर्फ अगर आप एक दिन वक्त निकाल के study-uk.britishcouncil.org को विज़िट कर लें तो आपको बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपनी ऑप्शंस को लिमिट अपने फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर रहते हुए ना करें। अगर आपको लगता है आप एक्सप्लोर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूके जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं और अपनी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मिलती हैं। तो मेरे 2-4 पॉइंट हैं, अगेन कवर कर देता हूँ। बच्चे पढ़ाई पे जोर दें, अच्छी पढ़ाई करें। मार्क्स, अगर मुझसे पर्सनली पूछें, मार्क्स की फ़िक्र ना करें, समझें, समझ के पढ़ें, पढ़ाई पे जोर दें। साथ साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है इम्प्रूव करें जब मौका मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बताया मटेरियल अवेलेबल है। आपने आर्ट्स नहीं भी देना, आप ना दें, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप उस मटेरियल का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो आपकी एक्सेस में हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ब्रिटिश काउंसिल www.britishcouncil.pk, इस पे बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज और मटेरियल अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। बल्कि अगर कोई टीचर्स हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या कि स्कूल लीडर्स हैं और वो टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं टीचर्स के लिए, स्कूल लीडर्स के लिए। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो करें और उससे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच उस्मान। ख़वातीनो हज़रात, जो इस प्रोग्राम का मकसद भी है और जो हमारा मकसद भी है वो ये है कि जब आपने तालीम हासिल करने के लिए और अपने बेहतर राहों के इंतखाब के लिए अपने आप को आगे लेकर बढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आप तमाम मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल करें और ख़ास तौर पर वो इन्फॉर्मेशन जो फ्री अवेलेबल है। आपको अपनी कंसल्टेंसी खुद करनी होगी। अगर आप बेहतर यूनिवर्सिटी तक जाना चाहते हैं, अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, अच्छी तालीम के मौक़ों के लिए आपकी इब्तदाई मालूमात यहाँ से दुरुस्त होनी चाहिए ताकि आप अगले स्टेप को लेने के लिए तैयार रहें। आप सबकी समाअत का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।